मेरा नाम शायान है और इस वक्त मेरी उम्र 36 बरस है। मेरा कद 6 फुट और जिस्म पावरफुल और फिट है। मेरी लव मैरिज हुई और मेरी शादी को 10 बरस हो चुके हैं। उज़्मा से मुझे स्कूल टाइम से ही मोहब्बत हो गई थी और मैं इस तक ही महदूद हो गया था और मुझे किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं रही थी और मैंने इसे पा लिया। लेकिन शादी के बाद मुझे दीगर लड़कियों में भी दिलचस्पी ना हो सकी और शादी के बाद भी मैं उज़्मा तक ही महदूद रहा। उज़्मा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरा मोबाइल फ़ोन्स का होलसेल कारोबार है जिसे ज़्यादातर मेरे मुलाजिम ही संभालते हैं और मैं शौकिया तौर गाड़ियों का कारोबार करता रहता हूँ। एक गाड़ी अपने इस्तेमाल में रखता तो 5-7 गाड़ियाँ मुख्तलिफ बागेंस या बराए फ़रोख्त खड़ी होती। गुज़श्ता बरस मेरी बेगम उज़्मा का रसोली का ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट का कहा। ऑपरेशन के बाद हम हस्पताल से घर आ गए। मेरी सास और साली शीमा भी हमारे साथ हमारे घर आ गए थे। कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गए थे और शीमा उन दिनों फ्री थी। सो मेरी सास एक दिन हमारे घर रहने के बाद अपने घर चली गई और शीमा को बहन की खिदमत के लिए यही छोड़ गई। शीमा की उम्र इस वक्त 15 बरस की थी, जो इस वक्त क्लास 9 और इस वक्त 16 बरस की उम्र के साथ क्लास 10 में है। शीमा अपनी बहन से भी बहुत खूबसूरत है। मक्खन जैसी शफ़ाफ जल्द भरा भरा जिस्म और मोटी आंखें, शरारती आंखें और छोटा कद। ये मेरे लिए सबसे पसंदीदा लड़की और पसंदीदा खूबसूरती की मालिक है। लेकिन कभी मैंने इसे इस नज़र से नहीं देखा था और वो भी मुझे भैया कहती थी। आज मुझे कई 20 दिन गुजर गए थे और हस्पताल से आए 5 रोज़ हुए थे। उज़्मा की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ऑपरेशन होने से कई रोज़ पहले रूटीन चेंज कर चुका था और अब उन दिनों में बहुत बेचैन हो रहा था। रात को सोते हुए आँख खिल जाती। उन दिनों में अलग जबकि शीमा उज़्मा के साथ सोती थी। मैं रात 10 बजे अपने रूम में आ जाता था। शीमा से गुपशिप भी चलती रहती थी और वो शरारत में कभी कभी मुझे कालू भैया भी कह देती थी क्योंकि मेरा रंग काला है। एक दिन सुबह को मैंने तेल की शीशी निकाली और दरवाज़ा बंद करके अपनी चारपाई पर बैठ गया और तेल से अपने बदन की मालिश करने लगा। मैं अपनी मालिश में इतना मशगूल था कि मुझे कोई खबर नहीं कि कब कमरे का दरवाज़ा खुला, जो कि मुझे लॉक करना याद ना रहा, और कब से शीमा मुझे मालिश करते हुए देख रही थी। और जैसे ही शीमा की कांपती मध्यम आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मैंने शीमा को देखा। वो गिले में पड़ा अपना दुपट्टा तेज़ी से अपनी उंगली पर लपेटे हुए फटी फटी नज़रों से मेरे तरफ देख रही थी। मैं होश में आ गया और इस दौरान शीमा भी शर्म से सर झुकाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मुझे शर्म से पसीना आ गया और मैं धड़कते दिल के साथ कुछ देर तक जाने कुन ख्यालों में रूम की छत को घूरता रहा। बहुत देर बाद मैंने वाल क्लॉक की तरफ देखा। 9:45 बज रहे थे और मैं जल्दी से उठा और उज़्मा के पास आ गया। मेरे रूम में दाखिल होने पर शीमा सर झुकाए रूम से निकल गई। उज़्मा ने तबीयत का पूछा कि खैरियत, आज लेट उठे हो? मैंने बताया कि रात को नींद देर से आई थी। शीमा नाश्ते का डिश मेरे सामने टेबल पर रखकर अपने मोबाइल का चार्जिंग पिन निकाल कर रूम से चली गई। वो इस वक्त शर्म के मारे सर झुकाए हुए थी और कोई बात नहीं कर रही थी। मैंने नाश्ता किया और ज़हन में गड़बड़ ख्यालात के साथ गाड़ी निकाल कर अपनी शॉप की तरफ निकल गया, लेकिन वहाँ भी खुद को अपने काबू में ना कर सका और शॉप से एक बार फिर दूर दरिया किनारे वीराने की तरफ निकल गया। मैं जब भी बूर परेशान होता था तो इस तरफ आ जाता था। आज बार बार मेरे ज़हन में शीमा के ख्याल आते और मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं क्या सोच रहा था पता नहीं था, लेकिन ये ख्याल भी आ रहा था कि शीमा छोटी है। जब हमारी शादी हुई तो शीमा 5 साल की बच्ची थी, लेकिन आज वो हसन की देवी बन चुकी थी और टिक टॉक पर इसके लाखों फॉलोवर्स थे जो इसकी एक झलक देखने को तड़पते थे। प्यार की लाख तलब के बावजूद भी शायद मेरा ख्याल शीमा को प्यार करने की तरफ ना जाता, लेकिन मुझे मालिश करते वक्त शीमा ने मुझको देखकर जो रिस्पांस दिया था और जिस तरह मैंने नीम गुनूदगी की हालत में इसको देखा था, इस वक्त से वो मुझे मदहोश कर गई थी। मैंने अपने 2-3 दोस्तों की कहानियां सुनी हुई थी जिन्होंने अपनी सालियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ था। उज़्मा का ऑपरेशन हुए चंद ही दिन गुजरे थे कि मैं बेताब हो रहा था और मेरा दिल बार बार ये फरमाइश कर रहा था कि मैं शीमा को गर्लफ्रेंड बना लूं, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि शीमा तुझे भैया कहती है और तो इसके बारे में गलत सोच रहा है। एक बात जो मेरे ज़हन पर बार बार दस्तक दे रही थी, मैंने कुछ अरसा कबल एक दोस्त से कहा था कि यार शफ़क़त पर मुझे बहुत अफसोस होता है, सुना है इसने अपनी साली से इश्क कर रखा है। तो इस दोस्त ने बेनियाजी से कहा, यार ये आम बात है, सबकी दोस्तियां हैं आजकल। शाम से काफ़ी वक्त कबल में इस अहद के साथ घर लूट आया कि शीमा ने अगर लिफ्ट दी तो ट्राई ज़रूर करूँगा, और साथ वहीं दरिया किनारे बैठे बैठे मैंने लड़की के नाम की फेसबुक पर एक फेक आईडी बना ली और शीमा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर दी। मैं घर में दाखिल हुआ तो शीमा ने मुझे देखा
और मुस्कुरा कर अपनी नज़रें झुका ली और दूसरे रूम में चली गई। शीमा के मुस्कुरा कर नज़र झुकाने ने मेरे हौसले बढ़ा दिए थे और अब मैं खेल को हकीकी रंग देने की मंसूबा बंदी करने लगा। शीमा का कद मेरे से 1.5 फुट कम था और मेरे जिस्म के मुकाबले में आधा भी नहीं था। शीमा का बहुत खूबसूरत जिस्म किसी भी मर्द पर आरहे चला देता था और इसी वजह से इसके टिक टाक पर फैन फॉलोवर्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी। मैं उज़्मा के पास चला गया। उज़्मा से बातें करते हुए शीमा वक्फे से आती जाती रही। मैंने बातों में इसे नॉर्मल करने की कोशिश की। वो ज़्यादातर सर झुकाए बैठी रही। उज़्मा ने 2 बार बोला कि फ्रेश होकर लिबास तब्दील कर लो, तो मैं उठा और फ्रेश हुआ और रात को डिनर के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। तब तक शीमा किसी हद तक मुझसे बात कर रही थी, लेकिन मुझे मालूम हो चुका था कि इसके अंदर प्यार उबल रहा है। मैंने अपने रूम में पहुंचकर नेट डेटा ऑन किया तो मेरी फेक आईडी से भेजी गई रिक्वेस्ट शीमा ने एक्सपेक्ट कर ली थी। कुछ देर बाद वो भी ऑनलाइन हो गई तो मैंने मैसेंजर पर हाई का मैसेज किया। शीमा ने फौरन रिस्पांस दिया और मैं लड़की बनकर शीमा से चैटिंग करने लगा। कुछ देर बाद मेरी गुफ्तगू से शीमा को एतमाद हो गया कि मैं लड़की हूं और फिर वो मेरे से खिलकर बातें करने लगी। मैंने इसे अपनी उम्र 17 साल बताई और नाम सोनिया बताया। शीमा ने बातों में पूछा कि आपका कोई बॉय फ्रेंड है, तो मैंने बिलाझिझक इसे बताया कि मेरी बहनोई से दोस्ती है और 3 साल हो गए हैं। शीमा ने बताया कि इसकी किसी से दोस्ती नहीं, लेकिन इसकी क्लास फेलो दोस्त की अपने बहनोई से दोस्ती है। इसने कहा कि बहनोई से दोस्ती क्यों करती हैं लड़कियां? मैंने कहा कि एतमाद के साथ सब चलता है। वो बहुत खिल मिल गई थी और थोड़ी ही देर में अपनी दोस्त का सब कुछ बता दिया कि इसको अपना बहनोई हर हफ्ते मुलाकात करता है। मैंने इससे सवाल किया कि तुम्हारा बहनोई नहीं है क्या? तो वो बोली बहनोई तो है, लेकिन ऐसी दोस्ती नहीं इससे। तुम मुझे कोई तरीका बताओ कि मेरी दोस्ती हो जाए बहनोई से। मैंने इसे सबक पढ़ाया तो इसने ओके कर दिया। रात के 2 बज गए थे और मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई। शीमा भी ऑफलाइन हो चुकी थी। मैं सो गया। सुबह 8 बजे मेरी आँख खिल गई, लेकिन मैं लेटा रहा। कोई 20 मिनट बाद दरवाजे का लॉक आहिस्ता से घूमने लगा। मैंने अपनी आंखों पर बाजू रख दिया और गहरी सांसें लेने लगा। शीमा अंदर आते ही लरस गई। इसने दरवाजे के पास रुककर मेरा जायजा लिया और दबे कदमों के साथ आगे आने लगी। मैं अपने बाजू के नीचे से एक आँख थोड़ी सी खोलकर इसे देख रहा था। इसका पूरा वजूद लरज रहा था। वो बेड के पास आकर देखने के साथ मेरे चेहरे और वजूद का जायजा ले रही थी। वो काफी देर साकित खड़ी रही। फिर इसने निहायत धीमे लहजे और कांपती आवाज में भैया बोला, लेकिन मैंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। शीमा का हाथ 2 बार आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया और तीसरी बार इसने कांपते हाथ के साथ मेरे ऊपर पड़ी चादर आहिस्ता से खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर चादर छोड़ दी और आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अब शीमा की सांसें भी गोया उखल चुकी थी। वो दरवाजे के करीब जाकर फिर वापस आई और आहिस्ता से मेरी पिक्चर्स ली और आहिस्तगी से रूम से वापस चली गई। इसकी हालत गैर हो रही थी। अब ये बात कन्फर्म हो चुकी थी कि शीमा प्रपोज करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी। बस इसे सिर्फ शर्म खाए जा रही थी कि वो मुझे खुद बोले। शीमा के जाने के बाद मैंने मोबाइल उठाकर डेटा ऑन कर लिया। शीमा के मैसेज आए हुए थे। मैंने हाई का मैसेज सेंड कर दिया। कुछ ही देर में शीमा का मैसेज आया कि वो कब से मेरा इंतजार कर रही है। मैं लड़की जैसी चीट की कामयाब अदाकारी कर रहा था। इसने फौरन मुझे तस्वीर सेंड कर दी। मैंने वाओ का मैसेज किया और साथ ही शीमा बोली, जीजा जी अभी सो रहे हैं, उज़्मा इसे जगाने का कह रही हैं, मैं फिर जाती हूँ। मैंने ओके कहा और मोबाइल को साइड टेबल पर रखकर इसी अंदाज में सो गया। दरवाज़ा खुला और शीमा अंदर आकर एक बार फिर मेरे ऊपर पड़ी चादर हटाकर मुझे कहा, जीजा जी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया। शीमा ने पहली बार मुझे भैया के बजाय जीजा बोला था। मैंने नींद से बेदार होने की अदाकारी करते हुए अंगड़ाई ली और नींद खिली आंखों से शीमा को मुस्कुरा कर देखा। वो कुछ देर आंखों में आंखें डालकर देखती रही और फिर मुस्कुरा कर अपना सर झुका दिया। इसका चेहरा और आंखें सुर्ख हो रही थी। मैंने कहा, क्यों मेरे सुकून की दुश्मन बनी हो, सोने भी दिया करो। वो मुस्कुरा कर कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन सर झुका के बोली, उज़्मा बिला रही है। शीमा का जिस्म अब भी कांप रहा था। मैं साइड पर लेट चुका था। मैं नींद खिली आंखें से इसे देखने लगा। वो कुछ देर बगैर पलके झपकाए मोहब्बत से मेरी आंखों में देखती रही। इसने फिर मुस्कुरा के सर झुकाकर बाहर चली गई। मैं फ्रेश होकर उज़्मा के रूम में चला गया और शीमा कुछ देर बाद नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ते के दौरान शीमा बोली, जीजा जी आपके हाथ की वाइट हांडी खाए बहुत दिन गुजर गए। इसकी आंखों में शरारत थी। मैंने कहा, आज शाम को बना दूंगा। वो बोली, नहीं आज लंच में बनाओ, और सिर्फ बनाओ नहीं मुझे भी सिखा दो, आइंदा में खुद बनाऊगी। मैं खामोश होकर अपने कारोबारी मामलात पर गौर करने लगा। उज़्मा बोली, आज छठी कर लो काम की। लंच के बाद
शीमा को अपने घर ले जाना, इसने कपड़े लाने हैं और अम्मा नहीं आ सकती, इसका शुगर फिर हाई हो गया है। मैं कुछ देर खामोश रहने के बाद ओके कह दिया। नाश्ते के बाद मिलान का चक्कर लगाने के बाद अपने रूम में आ गया। मैसेंजर चीट पर मैंने एक बार फिर सोनिया बनकर शीमा को हिदायत देने लगा। वो मुकम्मल तौर पर तैयार थी। इसने बताया कि इसने मॉडर्न किस्म की कमीज पहन ली है और किसी बहाने जीजा जी के रूम में जाकर इसे दिखाती हूँ। मैंने ओके कह दिया और मोबाइल साइड पर रखकर एक रिसाला उठा लिया। 10 मिनट बाद शीमा ट्रे में एक गिलास मिल्क शेक का रखकर रूम में दाखिल हुई। इस वक्त इसके कंधों पर दुपट्टा नहीं था, बालों में पोनी लगी थी, एक बारीक सी लट माथे पर झूम रही थी, आंखों में शरारत और होंठों पर मुस्कुराहट थी। इसने जीन्स और इस पर सफ़ेद शर्ट वाला कुर्ता पहना था। मैंने दिल में आह भरी और मुस्कुराते हुए पूछा, आज तो बड़ी खिदमत हो रही जीजा जी की। शीमा बोली, मैं चाहती हूँ उज़्मा की तकलीफ के बाइस कोई कमी बाकी ना रहे अब की। मैंने कहा, उज़्मा वाली खिदमत तुम पूरी नहीं कर सकती, वो तो बहुत खिदमत करती है मेरी। इस पर शीमा बोली, बताओगे तो सारी कमियां पूरी करती रहूंगी। इस दौरान वो डिश को टेबल पर रखते हुए झुकी और वैसे झककर मुस्कुराते हुए बातें करती रही। मैंने इसे गौर से देखते हुए कहा कि मैं तो तुम्हें अभी छोटी बच्ची समझ रहा था, तुम तो बड़ी हो गई हो, अब सारी खिदमत तुमसे लूंगा। शीमा ने मुस्कुराते हुए अपना सर झुका लिया। अगले दिन उज़्मा ने कहा कि शीमा को बहुत बुखार है, इसे डॉक्टर को देखा कर आओ। मैं कहा, अभी जाता हूँ। मैं शीमा को लेकर डॉक्टर से चेकअप करवाया और डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख कर दी और मैंने शीमा को लेकर गाड़ी में बैठा दिया। मैंने कहा, बुखार में ऐसा होता है। इसे तसल्ली देने के बाद मैं ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी को तेजी से मेन रोड की तरफ बढ़ा दिया। रास्ते में इससे हंसी मजाक करके इसका शर्म खत्म करने की कोशिश के साथ हम घर पहुंच गए। गाड़ी से उतरते वक्त मैंने शीमा से कहा कि नॉर्मल चलने की कोशिश करे। बहरहाल मैं इसे आहिस्ता से कमरे की तरफ ला रहा था और मैंने मेडिसिन का शापर आगे रखा और शीमा को पकड़कर उज़्मा के रूम में दाखिल हुआ। उज़्मा ने अपना सर उठाकर शीमा को देखते हुए पूछा, क्या हुआ? मैंने बताया कि इंजेक्शन लगने से बुखार उतर गया है, जिस्म में सख्त दर्द है, इसे टागों में भी, और डॉक्टर ने रेस्ट करने का बोला है। मैं शीमा को बेड पर लुटाने के फौरन बाद सोफे पर बैठ गया। अब बेड पर मेरे सामने 2 मरीज पड़े थे। मैं कुछ देर बैठा उनसे बातें करता रहा, फिर मैं अपने रूम चला गया और शावर लेने के बाद लिबास चेंज किया और मोटरसाइकिल उठाकर बाजार से खाना ले आया। मुझे देखकर शीमा का चेहरा कदरे गुलाबी हो जाता था और हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी पलकें झुका लेती थी। मैं किचन से प्लेट्स उठा लाया और खाना लगाने के बाद उज़्मा को पकड़कर उठाया। शीमा के लिए भी डबल रोटी और दूध लाया था। इसने उठने में दुश्वारी महसूस की तो उज़्मा ने मुझे बोला कि इसे भी उठा दो। मैंने जैसे ही शीमा के सर के नीचे हाथ रखा, इसने अपने दोनों हाथों से मेरे कंधे पकड़े और प्यार से मेरी आंखों में आंखें डालकर उठने लगी। उज़्मा की हमारी तरफ पीठ थी और इसका ध्यान टेबल पर रखे खाने पर था। शीमा ने कदरे मुस्कुराहट के साथ मुझे आंख मार दी, जिसने पैगाम दिया कि बच्ची मुकम्मल लुत्फ अंदोज हो चुकी है और इसका हौसला बढ़ गया है। मैं खाना खाकर आराम की गरज से अपने रूम चला आया, जबकि उज़्मा ने शीमा को सो जाने का कहकर खुद भी आंखें बंद कर ली। मैं अपने कमरे में आया और मोबाइल डेटा ऑन किया तो शीमा का व्हाट्सएप मैसेज आया था, बड़े जालिम हो, जिसके जवाब में मैंने आई लव यू लिख दिया। मैं बहुत देर तक इससे चैटिंग करता रहा। इस दौरान वो मेरी फेक आईडी सोनिया खान पर भी मैसेज करके शुक्रिया अदा कर रही थी कि सिस्टर, तुम्हारी तरफ से हौसला बढ़ाने पर मेरा काम हो गया। फिर शाम का खाना भी बाहर से मंगवा कर इकट्ठे खाया। शीमा बच्ची थी और कई बार ऐसे इशारे और बातें कर गई जिस पर उज़्मा ने हम दोनों को गौर से देखा था। रात को मैं अपने कमरे में आ गया और अपनी ओरिजिनल फेसबुक आईडी ओपन कर दी, क्योंकि अब इस फेक आईडी की ज़रूरत नहीं रही थी। इस आईडी पर एक सदफ रानी नामी आईडी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी, जिसे मैंने एक्सपेक्ट किया तो थोड़ी देर में इसकी तरफ से हेलो हाय के मैसेज आने शुरू हो गए। पहले तो मैं इसे फेक आईडी समझा, लेकिन फिर मैं इससे चीट करने लगा। काफ़ी देर चीट करने के बाद इसने कहा कि मैं अब से मिलना चाहती हूँ और साथ कुछ अपनी पिक्चर्स भी सेंड कर दी। ये मामूली सांवले कलर की जाजिब नज़र नकूश की कमज़ोर जिस्म की लड़की थी। मैंने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर इसने मुझसे किस्म ली कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने किस्म दे दी तो इसने बताया कि वो शीमा की दोस्त और क्लास फेलो है और आज अब की दरिया किनारे होने वाली पक्की दोस्ती से आगाह है। मेरे जहन में धक से ख्याल आया कि कहीं ये शीमा की वो वाली फ्रेंड तो नहीं जिसका जिक्र शीमा ने मुझसे सोनिया वाली फेक आईडी से किया था। मैंने इससे पूछा कि अब का बहनोई कैसा है? बोली अच्छा है, लेकिन अब जैसा अच्छा नहीं है। फिर बोली लगता है शीमा ने मेरा भी सब बता दिया है आपको। मैंने इसे कहा कि मैंने अब की चीट पड़ी है। चुपके से इसने नहीं बताया और इस चीट का शीमा को नहीं बताना। वो मुतमईन हो गई, बोली कब मिल सकते?
मैंने कहा कि जब तुम बोलोगी। तो वो कहने लगी ओके मुमकिन है मैं कल बिला लूं आपको। मैंने पूछा कि कहाँ मलना? बोली बता दो नगी। रात के 2 बज गए थे। मैं सोने से कबल उज़्मा के रूम में गया तो दोनों बहनें गहरी नींद में थी। मैं वापस आके सो गया। दिन के 10 बज चुके थे जब झटके से मेरी आँख खिली और मैं कुछ देर ऐसे लेटा रहा। फिर मोबाइल उठाया और डेटा ऑन किया तो सदफ का मैसेज आया कि अपना मोबाइल नंबर सेंड करो। ये मैसेज 2 घंटे पहले तकरीबन सुबह 8 बजे सेंड किया गया था। मैंने मोबाइल नंबर सेंड कर दिया और वॉशरूम चला गया। मैं उज़्मा के साथ बैठा नाश्ता कर रहा था कि एक नए नंबर से एक के बाद दीगरे 3 मिस कॉल्स आए। पहले तो मैं यही बैठे कॉल करने लगा था, लेकिन फिर मुझे कुछ अंदाज़ा हो गया और मैंने मोबाइल जेब में डाला और उठा के ऑफिस से कॉल्स आ रही। मैं कल भी नहीं गया तो ज़रा से निभाल लूँ काम को। शीमा झट से बोली वाइट हांडी नहीं सिखाओगे? उज़्मा बोली शाम को बना लेना, अभी इसे काम पर जाने दो। उज़्मा के पीछे खड़ी शीमा ने मुझे फ्लाइंग किस दी और साथ आँख भी मार दी। मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसे दोबारा बुखार चढ़ने लगा है। मैंने गाड़ी में बैठकर इस नए नंबर पर कॉल मलाई तो एक खूबसूरत आवाज़ ने मेरा इस्तकबाल इस तरह किया कि कहाँ हैं आप? मैं जानकर भी पूछने लगा कौन जी? वो गहरा सांस लेकर नखरे भरे अंदाज में बोली मैं सदफ हूँ। मैंने सदफ को लव यू बोला। इसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। पूछा कहाँ हो? मैंने बताया कि गाड़ी में हूँ, घर से निकल रहा। सदफ बोली मोटरसाइकिल नहीं है? मैंने बताया कि वो भी है। तो सदफ ने कहा इस पर आओ तो बेहतर है। मैंने लोकेशन पूछी तो ये शहर का मुज़ाफ़ाती इलाका था। सदफ ने बताया कि इसकी अम्मा और भाभी इसकी बहन के घर गई हैं और इसने तबीयत खराबी का बहाना बनाया है और घर पर अकेली है। मैंने पूछा तो बताया कोई खतरे वाली बात नहीं है, प्लीज़ अब मिल ले मुझसे। मैं बहुत अरसे से आपकी तारीफ़ें सुनती आई हूँ शीमा से। मैंने ओके कर दिया कि नज़दीक आकर राब्ता करता हूँ। मैं घर से निकल चुका था और आज के बहुत से काफ़ी काम ऐसे थे जिन्हें मोटरसाइकिल पर नहीं बल्कि गाड़ी पर करना लाजिम था। जो मकाम सदफ ने बताया था मैं वहाँ 10 मिनट में पहुँच गया। रास्ता भर में रात को भेजी गई सदफ की तस्वीर और इसके बहनोई के साथ दोस्ती पर गौर करता आया और अब कॉल पर इसकी प्यारी आवाज़ सुनकर मन में लड्डू फूट रहे थे। मैंने रोड के साइड पर गाड़ी रोकी और सदफ को कॉल कर ली जो इसने फौरन पिक कर ली। मैंने इस जगह का बताया तो सदफ ने मुझे गाइड किया कि जहाँ से थोड़ा आगे आकर लेफ्ट साइड पर तंग गिल्ली है, इसमें आ जाओ। मैंने कॉल बंद नहीं की और गाड़ी को वहीं लाक करके इससे बातें करता पैदल चल पड़ा। मैं इसे लोकेशन बता रहा था और वो मुझे गाइड कर रही थी। इस तंग गिल्ली में कुछ बच्चे खेल रहे थे जबकि एक बूढ़ी अम्मा मुझे गौर से देखते पास से गुजर गई। सदफ को इसका बताया तो इसने फौरन कहा ये शैतान की पुड़िया है। बुढ़िया नहीं, अब गिल्ली में थोड़ा आगे चले जाओ और जब ये बुढ़िया घर में चली जाए तो यहाँ आ जाना। सदफ ने अपने छोटे दरवाजे से मुझे अहलक दिखला गई थी। मैं चंद कदम आगे जाकर वापस पलटा और इस घर में दाखिल हो गया। दरवाजे के इस पार लगे पर्दे के पीछे सदफ मुझसे गिले मिली और मुझे एक तकरीबन कच्चे कमरे की तरफ इशारा किया और खुद दरवाजे लॉक करने लगी। कमरे में एक तरफ कोई 6 फुट के बक्स पर छोटे बक्स रखे हुए थे और दरवाजे के एक तरफ 2 सिंगल बेड आपस में जुड़े पड़े थे जिन पर फूलदार चादरें बिछी हुई थी। सदफ सुर्ख रंग के लिबास में मलबूस थी। वो मुस्कुराती हुई कमरे तक साथ आगे गुजर कर किचन की तरफ चली गई और 1 मिनट बाद नेस्ले जूस का बड़ा डब्बा और गिलास उठा लाई। इसकी दिलकश मुस्कुराहट दिल को बेताब करने लगी थी। सदफ की उम्र 17 साल से ज्यादा नहीं थी। इसका कद 5 फुट और 6 इंच था। सदफ ने जूस का डब्बा उठाया और गिलास भर कर मुझे दिया और खुद भी पिया। मैं शादी से पहले सिर्फ उज़्मा की मोहब्बत में जकला रहा था और कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई थी और शादी के बाद सिर्फ उज़्मा तक महदूद था। मुझे कल शीमा से मिलने और आज सदफ के साथ गुजरा वक्त बता गया था कि हर लड़कियों से दोस्तियां होनी चाहिए। बातों बातों में मैंने सदफ से बहुत कुछ मालूम कर लिया था। इसका अबू फौज से रिटायर्ड थे और किसी प्राइवेट फर्म में सिक्योरिटी गार्ड थे। इसका एक भाई था जो कराची में किसी फैक्ट्री में प्राइवेट जॉब करता था और इसकी एक बहन थी जो शादीशुदा थी और इसकी अम्मा घरेलू खातून थी। घर का गुजर बिसर नॉर्मल चल रहा था। सदफ के पास क्यों मोबाइल था जो एक फजूल मोबाइल तसव्वुर होता है। मैंने सदफ को अच्छे मोबाइल की ऑफर की तो बोली घर वालों को क्या बतंगी के कहाँ से लिया है। मैंने इसे ऑफर दी कि जब अब चाहो मैं आपको मोबाइल दे दूंगा। मेरे से ज्यादा टेंशन सदफ को थी कि इसने मुझसे दिल से दोस्ती की है और प्लीज अब दोस्ती मत तोड़ना। मैंने इसे यकीन दिलाया कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे जो प्यार तुमने दिया है वो कभी किसी लड़की ने नहीं दिया। दिन के 2:30 बज चुके थे। मैं सदफ को जी भर के प्यार करने के बाद वापसी की तैयारी करने लगा। सदफ की फरमाइश पर मैंने इसके साथ मुख्तलिफ अंदाज में कुछ सेल्फियां बनाई और इसे 5000 का एक नोट दिया कि अपने लिए कोई अच्छा सा सूट ले लेना। कुछ असरार के बाद
सदफ ने नोट मेरे हाथ से लेकर रख लिया। सदफ ने गिल्ली में झांक कर देखा और मुझे आने का इशारा दिया। गिल्ली में कोई मौजूद नहीं था। मैं इस तंग गिल्ली में फ्रेश अंदाज में चलते हुए तेरी आंखों का ये काजल गुनगुनाते हुए मैन रोड की तरफ चल पड़ा। रोड पर आकर मैंने इलाके का जायजा लिया। जहां से गुजर तो होता था लेकिन कभी रुका नहीं था। गाड़ी मिट्टी मिट्टी हो चुकी थी, लेकिन अब सर्विस कराने का वक्त नहीं था। मैं 3:15 बजे अपने ऑफिस पहुंचा। जरूरी कारोबारी मामलात का जायजा लिया और बाथ रूम चला गया। मैंने फ्रेश होने के बाद मोबाइल डेटा ऑन किया तो शीमा के कोई 20 के करीब मैसेज व्हाट्सएप पर आए हुए थे और आखिरी मैसेज नाराजगी का था कि इतने घंटे गुजर गए और मैंने इसका हाल अहवाल दरियाफ्त नहीं किया। शीमा के मैसेज आए थे कि शाम को जल्दी आना और मुझे वाइट हांडी बनाना सिखाना जरूर। बहरहाल मैं शाम से कबल 6 बजे ऑफिस से निकला और इससे कबल मैनेजर को अपने ऑफिस में एक अलग केबन नुमा पार्टीशन बनवाने को कहा। मैंने बाजार से चिकन के साथ दीगर जरूरी सामान लिया और उज़्मा की मेडिसिन भी ली। मैं रास्ते भर ये फैसला नहीं कर सका कि सदफ आशीमा कौन ज्यादा प्यारी है। सदफ को भी मैसेजेस का जवाब दे रहा था। दोनों अपनी अपनी जगह पर मुझसे बेइंतहा प्यार कर रही थी। दोनों को जल्दी थी कि मैं जल्दी उनसे दोबारा मिला।